Hello children, today we are going to do the part B of this chapter number 2, climate. Okay, in our previous इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ कि ह्यूमन लाइफ पर ये क्लाइमेट जो चेंज होते हैं जैसे विंटर, मानसून, समर, तो इसका क्या इफ़ेक्ट आता है इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्लाइमेट हैज़ अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। क्लाइमेट का जो चेंजेस होते हैं उसका बहुत गहरा असर होता है ह्यूमन लाइफ पर। दिस इफेक्ट इज़ विजिबल इन द डाइट, लाइफस्टाइल एंड नेचर ऑफ द पीपल। तो ये जो इफ़ेक्ट है हमें देखने को मिलता है उनकी डाइट में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके नेचर में। राजस्थान फेसेस वाटर स्कैरसिटी एंड हैंस मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव वॉल्ड टेरेस टू स्टोर वाटर। तो राजस्थान में हम क्या देखेंगे कि मतलब स्कैरसिटी हो जाती है। स्कैरसिटी मतलब कमी हो जाती है किसकी? पानी की। तो जिस वजह से वो लोग वॉल्ड स्टेयर्स रखते हैं और वहाँ पे पानी स्टोर करते हैं। People in northern India use woolen garment to protect themselves from extreme cold, while people of South India prefer cotton clothes to protect themselves from heat. अब जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो गर्म कपड़े पहनना, वुलन कपड़े पहनते हैं ताकि जो इतनी ठंड होती है उससे वो बच सके। और जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। द पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन wear loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert। अब जो लोग हैं डेजर्ट के वो लोग क्या लूज़ कपड़े पहनते हैं ताकि जो वहाँ पे हीट है उससे उनको राहत मिल सके और जो ये धूल मिट्टी उड़ती है उससे उनको बचाव हो सके कि उनको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। They also cover their head with a cloth piece, large handkerchief, to protect their head and hair from the sand। और जो इतनी धूल उड़ती है, जो रेगिस्तान में आपको पता ही है कि धूल होती है, तो उससे बचने के लिए लोग अपने हेड को भी कवर रखते हैं, अपने बालों को भी बांध के रखते हैं एक बड़े से कपड़े से ताकि धूल मिट्टी उसमें ना लगे। ड्यू टू द varied climatic condition across India, the people of Gujarat are usually engaged in business. The people of Punjab are mostly soldier, while the people North India are involved in agriculture। अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस वजह से जो जो गुजरात के लोग हैं वो बिज़नेस में ज़्यादा एंगेज रहते हैं और जो पंजाब के हैं वो मोस्ट ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिक सिपाही होते हैं और बाकी के पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली द नोमैड्स ऑफ द डेजर्ट आर एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री। अब इन नोमैड्स क्या होता है? जो लोग बंजारे होते हैं यहाँ से वहाँ जो घूमते हैं उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। तो वो लोग कौन सी उसमें काम में होते हैं एंगेज्ड? एनिमल हस्बेंड्री में। वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, वाइल राइस एंड फिश फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो वीट जो है वो मुख्य भोजन में लिया जाता है कोस्टल एरियाज़ में गुजरात में, और फिश जो है फिश और राइस साउथ इंडिया में जैसे तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में। तो ये बताया गया क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट जो है कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर। नाउ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है? अब तक तो हम क्लाइमेट के बारे में देख रहे थे, इंडिया क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज। तो अभी रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे हम। Everything available in our environment which can be stored and used based its quality, capacity and utility and which becomes our heritage can be termed as resource। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम स्टोर करके रखते हैं फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार और जो हमें हमारी चीज़ों को पूरा करते हैं और उस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसे रिसोर्सेज कहा जाता है। रिसोर्सेज आर ऑल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टन एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड ऑफर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम। अभी रिसोर्सेज क्या है कि जो ज़रूरतों को पूरा करे, जिसका एक उद्देश्य को फुलफिल करे, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे और जो प्रॉब्लम्स हो उसको शॉर्ट आउट करे। एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट द यूज complies ह्यूमन नेसेसिटीज़ ऑल्सो बिकम अ रिसोर्सेज। अब कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नेसेसिटीज़ को पूरा करता है उसे रिसोर्सेज कहा जाता है। अब जैसे हमें रीड करना है
तो रीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, बुक चाहिए, तो बुक क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। तो ऐसी कोई भी हमारी ज़रूरत हो, जब हम उसको पूरा करते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाता है, उसका रिसोर्स हो जाता है। द पीपल ऑफ द earlier time were not aware of the mineral available below the surface of the soil। पहले के समय में लोगों को पता नहीं था कि जो मिनरल्स हैं वो कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं सरफेस ऑफ सॉइल, मतलब जो सॉइल है, जो मिट्टी है उसके अंदर या उसके नीचे, हैंस कुड नॉट यूटिलाइज इट, और उसे यूज़ नहीं कर पाते थे। दैट इज़ वाई दोज मिनरल वर नॉट कंसिडर एज अ रिसोर्स, इसलिए उन मिनरल्स को रिसोर्स नहीं कहा गया। बट दीज रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन, पर यही रिसोर्सेज आगे चल के बहुत ही यूज़फुल बने मॉडर्न मैन के लिए। पहले लोगों को नहीं पता था, पहले अगर पता चलता तो वो लोग भी यूज़ करते। द थिंग्स दैट हेल्प इन मैन्स वेलफेयर एंड सेटिस्फाई देयर डिमांड्स आर रिसोर्सेज फॉर मैन। अब वो चीज़ें जो मैन के वेलफेयर यानी उनके कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए हो और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनकी नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करे, तो उसे क्या कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, जो नेचर से हमें मिला है। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्टेड नेचुरली इन एनी एनवायरमेंट, इट ईजीली अवेलेबल एंड यूज़फुल टू मैन। अब नेचर में जो रिसोर्सेज है जो इजीली इंसान को मिलता है उसे नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में 3 टाइप्स हैं, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, लैंड रिसोर्स। जो हमें नेचर से मिला है और इजीली मिला, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अगर हमें पानी चाहिए तो हम किसी भी दरिया के किनारे खड़े हो सकते हैं। अगर मिनरल चाहिए तो मिनरल के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, बट ये नेचर से हमें मिला है। और लैंड रिसोर्सेज जहाँ पर हम खड़े होते हैं। सो इन तीनों रिसोर्सेज में सबसे पहले हम वाटर रिसोर्स के बारे में देखेंगे। वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर, लैक, सीज एट्सेट्रा। तो वाटर रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, रिवर्स, लैक, सीज एट्सेट्रा। द रिवर ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडिया का जो रिवर है वो 2 बेसिस पर, सो द रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया, यानी वो नदियाँ जो नॉर्थ में फ्लो करती हैं उसके बेसिस पर एक डिवीज़न हुआ है, और दूसरा जो डिवीज़न है वो साउथ इंडिया के बेसिस पर, यानी साउथ में जो रिवर फ्लो कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं 2 रिवर्स के बारे में देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में फ्लो कर रही हैं। नाउ फर्स्ट वन, रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कि नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करने वाली जो रिवर्स है उसके बारे में हम देखेंगे। द सिंधु, गंगाज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो ये मेन रिवर्स हैं नॉर्दर्न इंडिया की। दे आर पेरेनियल इन नेचर। द गंगा इज ऑल्सो नॉन एज द भगीरथी। देयर इज अ ट्राइंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा। तो इसे पेरेनियल रिवर भी कहा जाता है, भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा पानी होता है और ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है। गंगा रिवर जो है डेल्टा जो बनाता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस। और कि गंगा जो है, ब्रह्मपुत्र जो है वो वाटरवेज है, मतलब यूज़ किया जाता है और वाटरवेज के उस पर्पस पे। और नेविगेशन पर्पस मीन्स जो जल पर्यटन होता है उस तरीके से भी यूज़ करते हैं। बिसाइड्स दीज द झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी एंड ब्यास ऑल्सो फ्लो इन द नॉर्थ। और इनके साथ साथ ये सारी भी नदियाँ हैं जो सहायक नदियाँ हैं वो भी फ्लो करती हैं। Every year, devastating flood in Kosi River in the state of Bihar destroy the lives and property of the people of that area। तो हर साल मतलब ये जो भयंकर बाढ़ आती है कोसी रिवर की वजह से, जो कि बिहार में है और जो बहुत भारी तबाही करती है, लोगों की लाइफ्स भी लॉस हो जाती है। तो ये हुई बात नॉर्दर्न रिवर की। नाउ रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया। River like Tapi, Narmada and Mahanadi flow down from the mountain in central India। तो सेंट्रल जो इंडिया है, भारत है, मध्य में ये सारी नदियाँ फ्लो करती हैं, तापी, नर्मदा, महानदी। द नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड मर्ज द अरेबियन सी। तो ये वेस्ट की ओर बहती हैं और बाद में अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। वाइल द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा फ्लो ईस्टवर्ड एंड मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल।
और ये ईस्ट वर्ड में फ्लो करती हैं ये सारी नदियाँ, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। दीज रिवर फ्लो थ्रू द अनइवन सरफेस ऑफ द ग्राउंड लाइक हाई एंड स्लोपी रीजन एंड देयरफॉर फॉर्म वाटरफॉल्स। तो ये जो है नदियाँ अनइवन ग्राउंड से फ्लो करती हैं, जिस वजह से वो आगे चल के वाटरफॉल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दीज रिवर आर नॉट यूज एज वाटरवेज, इसलिए ये रिवर्स जो हैं वाटरवेज पे यूज़ नहीं किया जाता है। दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पसेस एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इरीगेशन के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है। तो द नर्मदा, अब देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इन नदियों पे बनाए गए, जैसे नर्मदा पे कौन सा प्रोजेक्ट है, नर्मदा प्रोजेक्ट, जो बेनिफिशियरी है किन किन स्टेट्स को, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। द कृष्णा, द नागार्जुन प्रोजेक्ट है, और आंध्र प्रदेश को इससे फ़ायदा है। द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। कोसी प्रोजेक्ट बिहार। द महानदी हीराकुंड प्रोजेक्ट ओडिशा। सतलुज भाखरानागल डैम पंजाब। तो इस तरीके से कुछ डैम्स के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, वो किन स्टेट्स में और किन नदियों पे हैं। इन द सेम वे देखेंगे जम्मू कश्मीर में डाल एंड वुलर लेक है, जिसमें पानी कैसा आता है, फ्रेश वाटर मिलेगा। आंध्र प्रदेश कोलेरू फ्रेश वाटर। तमिलनाडु पुलिकट सॉल्ट वाटर लेक। ओडिशा चिलिका सॉल्ट वाटर लेक। राजस्थान में संभार सॉल्ट वाटर लेक एंड गुजरात में नल सरोवर पार्शली सॉल्ट वाटर लेक, मतलब थोड़ा नमकीन पानी यहाँ का होगा। तो ये हो गई बात नॉर्दर्न इंडिया की। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है, और इसमें कौन सा है, गोविंद सागर लेक है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और नागार्जुन सागर लेक। आंध्र प्रदेश मंजारा निजाम सागर। गुजरात में नर्मदा सरदार सरोवर, और मध्य प्रदेश में चंबल गांधी सागर। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स और लेक के बारे में बताया गया है। तो अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में। द नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज़ के लिए। In the term of capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal network is approximately 66,000 किलोमीटर है इसका नेटवर्क जो है। 8,215 विलेज and 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. तो नर्मदा प्रोजेक्ट जो है इतने गाँवों को मिलता है उससे फ़ायदा, और सिटीज़ 135। 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. और 14 डिस्ट्रिक्ट को, 75 तालुकास को, 3,360 गाँवों को फ़ायदा होता है नर्मदा प्रोजेक्ट से। इससे इरिगेशन में फैसिलिटीज़ में उनको प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है। सो डियर, आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।